हेलो एवरीवन, मैं हूं कमल और स्वागत है आप सभी का पंचशीला एकेडमी पर। और बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का पूरा पार्ट, जो आपकी बोर्ड एग्जाम्स के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैट और करंट दोनों मिलकर 16 मार्क्स कवर करते हैं आपकी बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। आज अपन करंट की बात करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैट हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज के इस लेक्चर में 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स जितने भी क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा सकते हैं 2018 से लेके 25 तक के सारे क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे और पूरे लेक्चर को हम एक ही शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने इनमें से ये सारे क्वेश्चंस अगर कर लेते हैं तो ये गारंटेड है कि एक भी क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम के अंदर बाहर नहीं जाएगा इलेक्ट्रिक करंट से। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं बच्चों आज के लेक्चर को हम, और बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की, जो पूछा गया है आपसे 2025 में भी पूछा है, 21 में भी, 24 में भी और 29 में भी। अच्छा हाँ, 2019 में भी ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे। ओके, तो ये इतना इंपॉर्टेंट हो गया है ना क्वेश्चन कि आप इसको तो याद कर ही लें। बोर्ड एग्जाम वैसे ही 2025 में पूछा है तो चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं क्योंकि रिपीट क्वेश्चन के चांसेस भी कम रहते हैं, लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं आपके ऑब्जेक्टिव कवर करेगा या आपके डेरिवेशनल पार्ट को 1 नंबर 2 नंबर में कवर करेगा। ठीक है बच्चों, जो पहला क्वेश्चन हमारा है वो है डिस्क्राइब व्हीटस्टोन ब्रिज अंडर द फॉलोइंग हेड। आपने व्हीटस्टोन ब्रिज को पढ़ा है, उसी के बारे में ये डिस्कशन है पूरा। आपको इसका प्रिंसिपल देना है ना, इसका लेवल सर्किट बनाना है और इसके नेसेसरी कंडीशंस आप लोगों को लिखनी है, और साथ ही कोई एक यूज भी आप लोगों को यहाँ पर बताना है। तो इतने काम करने हैं आपको। अगर ये आप सारे वर्क कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर नंबर मिलने के चांसेस है पूरे 4 मार्क्स। ओके, तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आएगा तो कम से कम आपसे वो 3 से 4 पॉइंट इसके अंदर आपसे पूछ सकता है। हाँ, 3 मार्क्स में अगर आएगा तो ये हो सकता है ड्रॉ द लेवल डायग्राम व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज का आपको सिर्फ लेवल डायग्राम बनाना है। राइट द नेसेसरी कंडीशन फॉर द बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, और व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में कब होता है उसकी आपको एक नेसेसरी कंडीशन यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। तो चलिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय व्हीटस्टोन ब्रिज। तो हमारा जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये एक्चुअल में है क्या। ओके, तो ये एक प्रिंसिपल है। सबसे पहली चीज, ये कोई डिवाइस नहीं है, ये सिर्फ एक प्रिंसिपल है। इसके बेस पे हम लोग एक डिवाइस बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं मीटर ब्रिज। ओके, तो ये प्रिंसिपल कहाँ आपकी हेल्प करता है, तो ये प्रिंसिपल हमारी हेल्प करता है। तो पहले तो हम बात करते हैं, इट इज ए प्रिंसिपल विच हेल्प टू फाइंड आउट द अननोन रेजिस्टेंस। इस प्रिंसिपल की हेल्प से हम किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज। अब हम आते हैं इसके लेवल डायग्राम। इसका प्रिंसिपल बनाएंगे हम, पहले क्या बना लेते हैं इसका हम लेवल डायग्राम। तो किस तरह का होगा हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज। तो बच्चों हमें यहां पर एक पैरेललोग्राम चूज करना है और उसकी 4 साइड होगी, और उन चारों साइड से हमें एक एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देना है। तो इस तरह से हमने एक पैरेललोग्राम लिया, ए बी सी डी। इसकी 4 साइड है और चारों साइड से हमने 4 रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिए हैं। ये पी है, ये क्यू है, ये आर है और ये एस। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस पैरेललोग्राम के अंदर 2 डायगोनल आपको मिलेंगे, एक मिलेगा एसी, दूसरा मिलेगा बीडी। तो एक डायगोनल पे कोई भी एक डायगोनल ले सकते हैं आप, चाहे एसी ले लें, चाहे आप क्या ले लें, बीडी ले लें। किसी एक डायगोनल पर हमें लगाना है क्या, बैटरी, प्लस
माइनस, और साथ में लगा दो एक स्विच ऑन ऑफ के लिए, और ये कनेक्ट कर दिया हमने इस डायगोनल पर। ओके, ये हमारा यहां थोड़ा सा स्पेस कम है हमारे पास, इसलिए इसको ऐसे मिला देते हैं। तो एक डायगोनल पर तो क्या लगा दिया हमने, बैटरी, और जो दूसरा डायगोनल बचा हुआ है उसमें लगाएंगे हम एक गैल्वेनोमीटर, और उसका कनेक्शन कर दिया हमने किससे, डी से। यहाँ एक टचेबल पॉइंट रखेंगे हम, जिसको हम जोकी बोलते हैं, उसको यहाँ ऐसे स्लाइड भी करना पड़ेगा आप लोगों को। ओके, तो इस तरह से ये बन गया आपका क्या, व्हीटस्टोन ब्रिज का लेबल सर्किट डायग्राम। क्लियर है? 4 रेजिस्टेंस है पी क्यू आर एस, चारों साइड पर लगा दिए आप। एक डायगोनल पर बैटरी और स्विच लगा दें, दूसरे डायगोनल पर हमारा गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दें, और आप चाहें तो यहां भी एक स्विच का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, यहां भी करंट को ऑन ऑफ करने के लिए। क्लियर? तो इस तरह से बन जाता है हमारा ये व्हीटस्टोन ब्रिज, की K1 है और ये की क्या है आपकी K2 है। अब कैसे इसको हम अप्लाई करते हैं, क्या कहता है ये प्रिंसिपल, तो इसके लिए हमको कुछ कंडीशंस पर डिस्कस करना पड़ेगा। तो इसकी जो कंडीशन है, 2 तरह की कंडीशन है इसके अंदर। एक होगा हमारा अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन, और दूसरा कंडीशन होगा हमारा बैलेंस व्हीटस्टोन। दूसरा कंडीशन क्या होगा अपना, बैलेंस व्हीटस्टोन। ओके, तो अनबैलेंस या बैलेंस कंडीशन क्या होती है उसकी हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले। तो अनबैलेंसिंग का मतलब ये है कि जब आप बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, जब हम स्विच K1 K2 को ऑन करेंगे, तो यहां से करंट आई फ्लो होकर आएगी। जब करंट आई यहां पहुंचेगी तो यहां डिस्ट्रीब्यूट होगी, यहां करंट गई I1 और यहां करंट जा रही है कितनी, I2। तो करंट डिस्ट्रीब्यूट होकर यहां पहुंचती है। तो B और D में दोनों पॉइंट पर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। ओके, बी पर जो पोटेंशियल डिफरेंस हमको मिल रहा है VB, और जो डी पर पोटेंशियल डिफरेंस हमको मिलेगा वो हो जाएगा VD। ओके, अब देखिए करंट यहां भी गई है, करंट यहां भी गई है, रास्ते में रेजिस्टेंस यहां भी है तो यहां भी है। तो B का पोटेंशियल डिफरेंस अगर D के पोटेंशियल डिफरेंस के सेम नहीं होगा तो उस केस में क्या होता है, आपने पढ़ा है करंट कब फ्लो होती है, जब पोटेंशियल डिफरेंस हमको मिलता है। 2 पॉइंट के बीच अगर पोटेंशियल का डिफरेंस है तो करंट फ्लो होती है, अदरवाइज करंट नहीं फ्लो होगी। ओके, तो जब VB और VD दोनों पोटेंशियल का लेवल नॉट इक्वल है, सो इस गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या फ्लो होकर जाएगी, करंट IG। इफ बोथ आर नॉट इक्वल देन करंट फ्लो इन गैल्वेनोमीटर, और इसी कंडीशन को हम कहते हैं अनबैलेंस कंडीशन। मतलब ये दोनों पॉइंट क्या है आपके, अनबैलेंस है, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंट है। ओके, तो इस केस में आपको व्हीटस्टोन ब्रिज को अप्लाई नहीं करना है। हमारे पास अनबैलेंस कंडीशन को में कैसे व्हीटस्टोन को अप्लाई करते हैं वो कोई भी केस नहीं है, तो हम इस पर नहीं जाएंगे। हम किस पर जाएंगे, बैलेंस व्हीटस्टोन कंडीशन में। बैलेंस व्हीटस्टोन में क्या होगा कि जब आपका पोटेंशियल डिफरेंस VB इक्वल हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस VD के, सॉरी नॉट इक्वल हो गया, VB इज इक्वल टू क्या हो गया, VD। जब इसका पोटेंशियल इसके बराबर हो जाएगा तो करंट ना तो B से D की तरफ फ्लो होगा और ना ही D से B की तरफ फ्लो होगा। दोनों पोटेंशियल लेवल सेम होने से देयर इज नो करंट इन गैल्वेनोमीटर। तो कोई भी करंट गैल्वेनोमीटर में फ्लो नहीं होगी, दैट इज बैलेंस कंडीशन। तो ये हो गई हमारी नेसेसरी कंडीशन, कौन सी, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। आप बैलेंस कंडीशन में लगा दें, ये वर्क करके आपको देगा। क्लियर है? ओके, अब कोई एक यूज, तो इसका यूज यही है
कि हम इसकी हेल्प से किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये लिख सकते हैं आप। तो मेरे ख्याल से पहला क्वेश्चन हमारा बी, सी और डी पॉइंट हम कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, और जो और में क्वेश्चन दे रखा है वो तो कंप्लीट ही हो चुका है। आपको लेवल डायग्राम बनाना था और कोई नेसेसरी कंडीशन आपको बतानी थी, तो ये है इसकी नेसेसरी कंडीशन। यहां आप ये लिख सकते हैं, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, तो लेवल डायग्राम बनाओ, कंडीशन लिखो, खत्म, व्हीटस्टोन ब्रिज कंप्लीट। आपको 3 मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। ठीक है, अब बात आती है इसके प्रिंसिपल की, तो ये कैसे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो हमने कहा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में हमको अप्लाई करना है, और बैलेंस कंडीशन में अगर हम बात करेंगे तो व्हीटस्टोन भाई साहब का कहना है इन बैलेंस कंडीशन, अगर व्हीटस्टोन हमारा बैलेंस कंडीशन में है तो किसी भी दो एडजेसेंट साइड के रेजिस्टेंस का रेशियो अगली दो एडजेसेंट साइड के रेजिस्टेंस के रेशियो के क्या होगा, इक्वल। मींस P बाई क्यू इक्वल टू R बाय एस। कैसे, तो आप आ जाओ इसकी फोटो पे। चलो फोटो हम यही बना लेते हैं। ये हमारे 4 रेजिस्टेंस, एक पर हमने लगा दिया क्या, बैटरी प्लस माइनस, दूसरे पे एक स्विच लगा के, दूसरे डायगोनल पर हमने क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर, यहां भी एक स्विच लगा दिया हमने, और ये हो गया आपका ए बी सी डी। ठीक है, और यहां से ये हो गया आपके पी क्यू आर एस। तो अगर हमारा गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट नहीं है तो उस केस में P बाई क्यू, देखो दो एडजेसेंट साइड के रेजिस्टेंस है ये, इनका रेशियो अगली दो एडजेसेंट साइड के रेशियो के बराबर होगा। हाँ, चलना है कि डायरेक्शन में है, अगर आप यहाँ लेफ्ट से राइट गए हैं तो यहाँ भी लेफ्ट से राइट जाना पड़ेगा। अगर आप टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो इधर भी टॉप टू बॉटम ही आना पड़ेगा। मीन्स P बाय आर इक्वल टू क्यू बाय एस। ऐसा कभी नहीं होगा कि P बाय एस इज इक्वल टू R बाय क्यू, ये नहीं चलेगा। ठीक है ना, आपको दो एडजेसेंट साइड के रेजिस्टेंस लेने हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारे व्हीटस्टोन की बात। अब इसको हमें प्रूफ करना है, यही हमारा क्या है, प्रिंसिपल है कि P बाई क्यू इक्वल टू R बाय एस होता है बैलेंस कंडीशन में। ठीक है, चलिए तो देखिए इसको करने के लिए हमने क्या लिया, यहां पर आपको दिख रहे होंगे दो क्लोज लूप, एक है आपका ए बी डी ए, इन लूप ए बी डी ए से स्टार्ट करें, ए बी डी ए क्लोज लूप बन गया। इस क्लोज लूप में लगाते हैं हम हमारा रूल। तो ये लूप हमने ए बी डी ए लिया है और हम चलेंगे एक साइक्लिक फॉर्म में। ठीक है, किरचॉफ रूल को आपको लगाना इसमें आना चाहिए। सो बाय किरचॉफ रूल लगा देते हैं, किरचॉफ रूल हम इसके अंदर। ओके, हम लूप रूल लगा रहे हैं यहां पर, किरचॉफ का लूप रूल। वो कहता है कि हम एक पॉइंट से शुरू करेंगे, रास्ते में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, उन सभी का नेट सम करो, वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो देखो यहां से करंट आई चला है, तो यहां इसमें जो करंट जा रहा है वो है I1, और यहां जो करंट आ रही है वो कितनी है, I2। I1 यहां गई, इधर जा रही है करंट, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए IG है, वैसे तो 0 रहेगी, और यहां जाने वाली करंट कितनी हो गई हमारी, I3। यहां से I2 आती है, यहां कितनी जा रही है, I4। ओके, ये लिया हमने। तो इस क्लोज लूप में चलते हैं हम ए से स्टार्ट करके बी की तरफ जाएंगे, तो रास्ते में आया एक रेजिस्टेंस, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना, तो हम जब करंट के साथ साथ चलते हैं तो पॉजिटिव लेना है अपने को। सो I1 इंटू रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पर, P। फिर आगे चल रहे हैं हम, बी पर पहुंच गए, करंट अभी हमारा साथ साथ चल रही है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस IG इंटू जी, प्लस डी पर पहुंच गए। यहां से हम जब अपोजिट जाएंगे इस तरफ तो करंट हमको सामने मिलेगा, और यहां लगाना होगा हमको माइनस साइन, तो ये हो जाएगा यहां -I2 इंटू रेजिस्टेंस R।
I2 करंट और रेजिस्टेंस कितना है R, तो माइनस I2 इंटू R, इन तीनों का नेट सम कितना हो जाएगा 0। देखो 3 रेजिस्टेंस रास्ते में आए, इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाला हमने, तीनों का सम किया, इक्वल टू कितना आया 0। ये माइनस साइन करंट के डायरेक्शन की वजह से आया है, क्लियर। बट हमने पढ़ा है इन बैलेंस कंडीशन IG तो 0 होता है, भाई कोई करंट जाएगा ही नहीं ना जब VB और VD दोनों पोटेंशियल लेवल सेम होंगे, तो ये IG 0 हो गया। तो क्या बच रहा है, यहां बच रहा है I1P माइनस I2R इज इक्वल टू 0, या I1P इज इक्वल टू I2R, या I1 डिवाइडेड बाय I2 इज इक्वल टू R बाय क्या हो गया P। I2 को ले आए डिवाइड में और P को ले गए इस तरफ। इसको बना लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, इस लूप का काम हो गया। अब आते हैं लूप नंबर 2 में, वो है BCDB। सो इन लूप BCDB अगेन किरचॉफ रूल फिर से लगा देते हैं। तो यहां भी हमको एक साइक्लिक फॉर्म ही फॉलो करना है। अगर आप B से C की तरफ जा रहे हैं तो इधर से ही चलते हुए वापस B पर पहुंचेंगे। तो B से C पर आते हैं, करंट I3 आ रहा है, रास्ते में रेजिस्टेंस है Q, सो I3 इंटू Q मिल गया। करंट के साथ साथ चल रहे हैं कि करंट यहां से ऐसी चलकर हमारी इधर आ रही है और यहां से करंट ऐसे जा रही है। तो जब करंट के साथ चलोगे तो ये पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव पोटेंशियल हमको मिलेगा। ओके, सी पर पहुंच गए हम, सी से जा रहे हैं डी पर, लेकिन करंट अपोजिट आ रहा है, तो यहां का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा माइनस I4 इंटू एस। और डी से हम जब बी पर जाएंगे तो थोड़ी देर के लिए मान लो कि करंट IG है, लेकिन करंट अपोजिट है, तो IG इंटू जी इज इक्वल टू कितना हो गया 0। बट इन बैलेंस कंडीशन, बैलेंस कंडीशन में IG तो हमारा 0 है, तो ये तो हट गया, तो क्या बचा I3Q माइनस I4S इज इक्वल टू 0। इसको उठा के इधर ले आओ, सो I3Q इज इक्वल टू I4 इंटू एस। तो यहां से हमको मिला I3 अपॉन I4 इज इक्वल टू एस अपॉन Q। ये बन गया आपका इक्वेशन सेकंड, क्लियर है। अब देखिए थोड़ा सा यहां पर पॉइंट नंबर लेवल B और D पर, 8 B एंड D, दो जो पॉइंट हमारे इस पैरेललोग्राम के हैं B और D दोनों सेम लेवल पर है, तो करंट ना तो B से D की तरफ जा रही है और ना ही D से B की तरफ जा रही है। इसका मतलब ये है कि इस ब्रांच में करंट अगर I1 आ रहा है और यहां 0 करंट जा रही है, तो सारा करंट कहां जाएगा इधर, ओके C की तरफ। तो I1 आया और यहां से भी कितना गया I1, मतलब I3 और I1 दोनों सेम करंट होगी। फिर यहां पर जाए, यहां से I2 करंट आता है, तो इधर तो कुछ करंट जा नहीं रहा है और ना यहां से वापस आ रहा है, तो I2 करंट यहां से आया और I2 ही यहां से जाएगा, मींस I2 और I4 भी क्या है हमारे सेम होंगे। एट B एंड D बाय किरचॉफ्स फर्स्ट रूल। किरचॉफ का फर्स्ट रूल कहता है किसी जंक्शन पर नेट करंट कितनी होगी, इस जंक्शन पर नेट करंट हमेशा 0 होगी, मतलब जितने करंट आई उतनी चली गई। अब इस रास्ते जाने वाले 0 है, ओके। तो I1 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा I3, I1 इज इक्वल टू I3 है। सिमिलरली I2 इज इक्वल टू क्या हो गया I4। तो आप इस सेकंड इक्वेशन में आप रख सकते हैं। सो बाय सेकंड इक्वेशन I3 की प्लेस पर मैंने रखा I1 और I4 की जगह रखा मैंने क्या I2 इज इक्वल टू S बाय Q, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब फर्स्ट और थर्ड को देखो आप इक्वल है, तो ये आ जाएगा बाय फर्स्ट एंड थर्ड। LHS इक्वल RHS इक्वल कर दो, सो R बाय P इज इक्वल टू S बाय Q। इसको रिवर्स कर दो, तो P बाय R इज इक्वल टू Q बाय क्या मिलेगा आपको S, या फिर आप लिख सकते हैं और P को ले आओ डिवाइड में, P बाय Q इज इक्वल टू R बाय S। ये सारे ही रूल करेक्ट है, देख लो आप। R बाय P इक्वल टू S बाय Q, सेम चल रहा है, मतलब दो एडजेसेंट साइड के रेजिस्टेंस है ये, इसका रेशियो इसके बराबर। इसमें आया अपन P बाय R, तो P बाय R इक्वल टू Q बाय S, दोनों सेम है, और P बाय Q इक्वल टू R बाय S,
ये भी सेम है। ये हो गया आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का कंप्लीट प्रिंसिपल। इज इट क्लियर? इतना लिख दिए तो आपके 4 मार्क्स पूरे पूरे मिलने के चांसेस यहाँ से बन जाएंगे। चलिए बच्चों, तो ये था व्हीटस्टोन ब्रिज, और बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन हमारा है, ये एक न्यूमेरिकल है और 2 नंबर में पूछा गया है। द स्टोरेज बैटरी ऑफ ए कार हैज ईएमएफ 12 वोल्ट। एक स्टोरेज बैटरी का जो ईएमएफ है, वो ईएमएफ हमको दे रखा है 12 वोल्ट। इफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का कितना है 0.4 ओम, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। तो मैक्सिमम करंट कितना ड्रॉन कर सकती है, तो आपको फाइंड करना है। तो क्या रखा है बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर, करंट इज इक्वल टू क्या होगा, ईएमएफ डिवाइडेड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की बात यहाँ पर नहीं हुई है, तो उसका नाम हम यहाँ नहीं ले रखेंगे। सो आई इज इक्वल टू ईएमएफ कितना आ गया है आपका 12 बाय 0.4, पॉइंट को उड़ाते हैं, एक 10 ऊपर लग जाएगा, 4 से इसको कैंसिल किया, 3 आ गया, तो 3 इंटू 10, करंट इज इक्वल टू हो गया आपका 30 एम्पियर। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना सिंपल सा क्वेश्चन आपको 2 नंबर देके जा रहा है, मुश्किल से 1 मिनट भी खर्च नहीं होगा आपका ऐसे क्वेश्चंस के आंसर लिखने में। तो कोशिश करना पहले न्यूमेरिकल ज्यादा अच्छे से सॉल्व हो जाए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम। इसी को और वाला क्वेश्चन है ये। बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है V इज इक्वल टू वो 10 वोल्ट है, ईएमएफ दे रखा है, या पोटेंशियल डिफरेंस एक ही बात है, थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर। तो ईएमएफ हमको 10 वोल्ट दे रखा है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r से लिखेंगे हम इसको, ये हमको गिवन है 3 ओम, कनेक्टेड टू अ रजिस्टर, एक रजिस्टर से कनेक्ट कर दिया है इस R से। इफ करंट इन द सर्किट इज 0.5 एम्पियर, अगर करंट उस सर्किट में 0.5 एम्पियर फ्लो हो रही है, देन फाइंड आउट द रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर। तो उस रजिस्टर का रेजिस्टेंस अपने को बताना है कितना होगा। क्लियर? ओके, तो अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की भी एंट्री यहाँ पर हो चुकी है, ईएमएफ ऑलरेडी है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑलरेडी है, तो फॉर्मूला लगाओ, करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस मींस ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस R प्लस R। ओके, सारे वैल्यूज रख के R यहां से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो R प्लस R को मैं इधर लाता हूं, R प्लस R इज इक्वल टू E अपॉन क्या आ गया I। स्मॉल r की वैल्यू यहां पर है कितना, इसको भी इधर भेज दो, E बाय I माइनस R। सो कैपिटल R इक्वल टू E का वैल्यू 10 है, करंट का वैल्यू 0.5 एम्पियर है, माइनस इंटरनल रेजिस्टेंस 3 है, तो पॉइंट को उड़ाएंगे, एक 0 और ऊपर लगा दो, 5 से कैंसिल कर दो, 2 आ रहा है, 2 इंटू 10 20, और 20 माइनस कितना करेंगे 3, तो कितना आएगा 17 ओम। ये है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू जो रजिस्टर आपने कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, 2025 का एक क्वेश्चन है, कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है हमसे, 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट, establish the relation between EMF terminal voltage and internal resistance of a cell। देखो 24, 22 और 19 में पूछा गया ये क्वेश्चन है, आपको EMF टर्मिनल वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस के बीच डिफरेंस बताना, रिलेशन बताना है। तो देखो बैटरी की बात है, ये 2 इलेक्ट्रोड है इसके, अब आयंस का मूवमेंट यहां होता है, तो बैटरी के अंदर हम बात करते हैं ईएमएफ की। ईएमएफ क्या चीज है, ईएमएफ हमारा वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है जो एक इलेक्ट्रॉन को एक कंप्लीट साइकिल में घुमाता है, ये ईएमएफ की वैल्यू है। और टर्मिनल वोल्टेज यहाँ प्लस है, यह माइनस, इन 2 टर्मिनल के बीच की जो वोल्टेज होती है उसको हम बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। अब जब आयंस मूव करेंगे यहाँ पर, तो इनके रास्ते में कुछ रेजिस्टेंस आएगा, उसको हम बोलेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस R। ओके, इन तीनों में हमको रिलेशन बताना है, ये टर्मिनल वोल्टेज है, अंदर ईएमएफ है और इंटरनल रेजिस्टेंस है। इज इट क्लियर? ओके बच्चों, तो लाते हैं, तो बच्चों हमने पढ़ा है करंट जो हमारी फ्लो होती है वो पोटेंशियल डिफरेंस बाय क्या होता है, रेजिस्टेंस।
जो करंट का फ्लो है I इज इक्वल टू, हम यहाँ EMF की बात कर रहे हैं तो इसको हम लिखेंगे EMF डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, सो स्मॉल r प्लस कैपिटल R। यहाँ बाहर का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है, वो R है। क्लियर है ये बात? चलो तो इसको उठा के इधर ले आओ। सो I इंटू स्मॉल r प्लस कैपिटल R इज इक्वल टू E। I का मल्टीप्लाई कर दिया इंटरनल रेजिस्टेंस से, इंटू I का मल्टीप्लाई कर दिया एक्सटर्नल से, इक्वल टू E। सो E इज इक्वल टू I इंटू R प्लस I इंटू कैपिटल R। हमने LHS RHS एक्सचेंज कर लिए हैं। सो E इज इक्वल टू I इंटू R तो अपनी प्लेस पर है, इंटू करंट इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V, और ये इन तीनों में रिलेशन होता है। ठीक है, क्लियर है? वैसे I की जगह भी हम रख सकते हैं तो एक नया रिलेशन और आपको मिल जाएगा। अगर हम यहाँ V ना रखते हुए I की जगह रख दें V अपॉन R इंटू R प्लस I इंटू R, तो ये भी एक रिलेशन हमको मिल जाता है, ये भी इसका रिलेशन है। ओके, तो जैसे जैसे आप वैल्यू पुट करेंगे वैसे वैसे नए रिलेशन अपनों को यहाँ से मिलते चले जाएंगे। ओके, अलग अलग 2-3 तरह के रिलेशन हम यहाँ से बना सकते हैं इसका। तो छोटा सा एक रिलेशन है इनके बीच, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी एक न्यूमेरिकल है, 23 में पूछा गया 2 मार्क्स में। ए लाइट बल्ब रेटेड, पावर से रिलेटेड है 200 वॉट टू 20 वोल्ट, मतलब पावर हमको गिवन है 200 वॉट और पोटेंशियल डिफरेंस हमको दे रखा है 220 वोल्ट। आपको फाइंड करना है, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बल्ब का रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो बच्चों पावर का फॉर्मूला हमने पढ़ा है V इंटू आई। ओके, इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला V इंटू आई है। सो पावर इज इक्वल टू V अपनी प्लेस पर, क्योंकि I तो दिया नहीं है तो I की प्लेस पर हम रख सकते हैं V अपॉन R। तो पावर का फॉर्मूला हमारा बन जाता है V स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, हमको फाइंड करना है रेजिस्टेंस, तो R को यहां ले आओ। R इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, सॉरी V स्क्वायर अपॉन P। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R इक्वल टू V स्क्वायर है हमारे पास 220 इंटू 220 और डिवाइड बाय पावर, पावर है आपके पास 200, तो 20 से 20 हमारी कैंसिल आउट। इसको कैंसिल किया हमने तो 11 बचा हमारे पास। सो R इज इक्वल टू 11 का मल्टीप्लाई कर लो 22 से, 11 टू जा 22, 2 कैरी, 11 टू जा 22 और 2 कैरी 24 ओम। ये है हमारे बल्ब का रेजिस्टेंस। ओके, ये फर्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन यहां से कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, इसके और में ही गिवन है ए लाइट बल्ब इज रेटेड 200 वोल्ट टू 20 वोल्ट सप्लाई। एक लाइट बल्ब है जो चल रहा है, मतलब 200 की पावर लेता है और उसका पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट। फाइंड द आरएमएस करंट थ्रू द बल्ब। आपको आरएमएस करंट बतानी है, करंट आरएमएस आपको बताना है इसके अंदर। तो पावर का ही फॉर्मूला हम लगाते हैं। सो P एवरेज इक्वल टू V आरएमएस इंटू I आरएमएस। ओके, जो वैल्यू वोल्टेज की हमको दे रखी है वो भी हमारे पास आरएमएस वैल्यू ही है। तो आरएमएस करंट कितना होगा, P एवरेज डिवाइड बाय V आरएमएस। P एवरेज आपके पास है 200 वॉट और V आरएमएस हमारे पास है यहाँ पर 220 वोल्ट। 0 से 0 कैंसिल। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हो कि आरएमएस है या पीक वैल्यू तो आप उसको आरएमएस ही लिखें, ये आरएमएस वैल्यू ही हमको क्या है वोल्टेज की यहाँ पर गिवन है। 2 से कैंसिल करें 10 मिलेगा अपने को, और उसे कैंसिल किया था कितना मिला 11। 10 में 11 से डिवाइड करेंगे हम, सो आई आरएमएस इक्वल टू, डिवाइड तो होगा नहीं, 0 लगाना पड़ेगा। अब हो गया 100, अब 100 में हम डिवाइड करते हैं 11 का, तो 9 टाइम तो जाएगा, फिर 1 बचेगा, फिर 9 टाइम जाएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेट 0.099
एम्पियर आरएमएस करंट आपको सर्किट के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक और न्यूमेरिकल है, 2023 का है ये। कंपेयर द रेजिस्टेंस ऑफ 100 वोल्ट एंड 400 वोल्ट ऑफ टू बल्ब इफ देयर वोल्टेज इज सेम। अगर दोनों की वोल्टेज सेम हो तो आपको रेजिस्टेंस की कंपैरिजन करनी है। दो बल्ब है, पहले बल्ब की पावर है 100 वॉट और दूसरे बल्ब का पावर है कितना, 400 वॉट। अब आपको रेजिस्टेंस कंपेयर करना है, तो पावर का फॉर्मूला है V²/R। ठीक है, तो पहले बल्ब के लिए क्या करें, पहले बल्ब के लिए हम आते हैं, अच्छा रेजिस्टेंस लेके आना है, रेजिस्टेंस को सेपरेट कर लेते हैं पहले हम। तो रेजिस्टेंस वोल्टेज इज सेम, तो रेजिस्टेंस कंपेयर करना है। तो फर्स्ट बल्ब का रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V² फर्स्ट बल्ब का पावर, ये हो जाएगा, वोल्टेज दोनों के सेम है। तो फर्स्ट बल्ब का जो रेजिस्टेंस होगा R1 इज इक्वल टू V² डिवाइड बाय फर्स्ट बल्ब का पावर 100। ठीक है, ये हो गया। सेकंड बल्ब के लिए R2 इज इक्वल टू V² बाय इसका पावर 400। ठीक है, अब इन दोनों को डिवाइड कर लो, आप कंपेयर तो करना है। सो R1 बाय R2 इज इक्वल टू, यहां होगा हमारा V² बाय 100 और इसके डिवाइड में जब ये लिखूंगा मैं तो इसको रिवर्स कर दो, 400 कहां चले गए ऊपर, डिवाइड बाय V², 2 0 से 2 0 कैंसिल, V² से V² कैंसिल। सो R1 बाय R2 इज इक्वल टू 4। सो R1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ R2। ठीक है, जो R1 रेजिस्टेंस है पहले बल्ब का वो 4 टाइम्स है किसका, सेकंड बल्ब के रेजिस्टेंस। दैट इज द कंपैरिजन। चलिए इसी का और वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 3 मार्क्स मिलेंगे इस छोटी सी चीज के आपको। सोचो कितना अच्छा सा न्यूमेरिकल है आपका ये। What will be the resistance of wire if their length changes half of their original length? ये थोड़ा सा नया और अच्छा क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। तो क्या बोल रहा है वो, What will be the resistance? रेजिस्टेंस कितना होगा एक वायर का, इफ अगर हम लेंथ चेंजेस टू हाफ, लेंथ को हाफ कर दे, मतलब कुछ इनिशियल लेंथ है, इनिशियल लेंथ को मैंने मान लिया L है, अब आप क्या कर रहे हो, लेंथ को आधा कर लो, तो फाइनल लेंथ कितनी हो जाएगी हमारी, L/2। ओके, एंड और भी आगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंजेस टू 2 टाइम्स द ओरिजिनल। तो ओरिजिनल एरिया कितना, ओरिजिनल को हमने मान लिया A है, तो फाइनल एरिया हमने कर दिया 2 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल, ओरिजिनल का 2 टाइम। ठीक है, तो अब लेंथ को आधा कर लिया है और एरिया को हमने कितना कर लिया है, 2 टाइम्स कर लिया। चलिए तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लाते हैं हम। सो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रो इंटू L बाय ए। अगर मैं इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट रो को हटा दूं, यहां से मटेरियल एक ही है इसलिए रो कांस्टेंट रहेगा, तो यहां हो जाएगा R1 बाय R2 इज इक्वल टू, चलो पहले एक काम करते हैं, हम प्रोपोर्शनेट लाते हैं, इस कांस्टेंट को हटाऊं तो प्रोपोर्शनेट लगेगा। सो R प्रोपोर्शनेट टू लेंथ बाय क्या हो गया, एरिया। अब प्रोपोर्शनेट को हटाएं हम तो इसको लिख सकते हैं हम R1 बाय R2 इज इक्वल टू L1 बाय L2, और एरिया है डिवाइड में तो इसको हम लिख सकते हैं A2 बाय A1। ओके, अब आप सारे वैल्यू रख दें, सारे वैल्यू आपके पास है और रेजिस्टेंस मिल जाएगा आपको। सो R1 को तो हमने ले लिया, इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है हमारा, कुछ गिवन तो नहीं है, तो जो इनिशियल रेजिस्टेंस है R1 वो हमने R कंसीडर कर लिया, और R2 जो फाइनल है वो अपने को फाइंड करना है। ठीक है, चलिए सो R1 को तो हमने R लिख लिया डिवाइड बाय R2 इज इक्वल टू, L1 कितना है, L1 है हमारा L, तो इसको लिखा हमने L। L2 कितना है, हाफ है L1 का, तो ये हाफ ऑफ L इंटू एरिया A2, A2 है 2 टाइम्स ऑफ A, 2 टाइम्स ऑफ A डिवाइड बाय A1 कितना है, वो है A, ये रख दिया हमने A, एरिया से एरिया कैंसिल, लेंथ से लेंथ कैंसिल। सो R बाय R2 इज इक्वल टू, 2 ऊपर जाएगा तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। सो R इज इक्वल टू
जो नया रेजिस्टेंस हमारा R2 होगा, R2 को सॉल्व करना है, R2 इधर 4 इधर, सो R2 इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल रेजिस्टेंस। जब फाइनल रेजिस्टेंस होगा हमारा इनिशियल का 4 गुना छोटा हो जाएगा। क्लियर है? तो ये था कंपैरिजन दो रेजिस्टेंस का। इसके और वाला ये क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। क्लियर? और भी अगर एरिया ना दिया हो तो एक और रिलेशन हमको यहाँ मिलेगा, R डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, मीन्स R1 by R2 R1 by R2 इज इक्वल टू L1 by L2 द होल स्क्वायर। दे दिया जाए क्वेश्चन में कि मान लीजिए आपके पास L लेंथ का एक वायर है, ठीक है, जिसको स्ट्रेच करके हमने 3 टाइम्स लेंथ कर दी है, तो नया रेजिस्टेंस कितना? तो आप सीधा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें, इससे आपको नया रेजिस्टेंस बहुत ही इजी वे में मिल जाएगा। ये आया इसी रिलेशन से। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये फिर से एक न्यूमेरिकल है, मतलब न्यूमेरिकल के चांसेस यहाँ से काफी बने हैं। अच्छा सॉरी, यही क्वेश्चन हमने इधर सॉल्व कर दिया है, दोनों क्वेश्चन अभी हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं, डबल कॉपी हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट रेजिस्टेंस R1 R2 आर कंबाइंड इन पैरेलल, देन प्रूव दैट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू दिस। डेरिवेशनल फॉर्मूला है, ये आपको प्रूफ करना है। मतलब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन पूछा है, 22 और 19 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। तो हमको पैरेलल कॉम्बिनेशन पे बात करनी है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? जब हम बैटरी के एक एंड को, ये बैटरी का पॉजिटिव एंड लिया हमने, यहां पर दो रेजिस्टेंस, एक की वैल्यू हमने R1 ले ली और दूसरे की वैल्यू हमने क्या ले ली? R2। तो बैटरी के पॉजिटिव एंड को दोनों रेजिस्टेंस के पहले एंड से और जो नेगेटिव एंड है एक स्विच लगा के हमने दोनों रेजिस्टेंस के दूसरे एंड से कनेक्ट कर दिया। तो इस तरह से जो कॉम्बिनेशन हमारे सामने आती है इसे हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। व्हेन फर्स्ट एंड ऑफ all the resistance connected with positive terminal, second end with connected negative terminal of battery, so this combination is known as parallel combination। okay, और इस combination में हमको ये derivation यहाँ पर proof करना है, R equivalence find करना है, तो करते हैं। okay, so क्या लिया हमने? let R1 and R2 are in parallel combination if the switch is on, the current I is flowing through the circuit। सो एट टर्मिनल ए, इसको एक नेम दे दिया हमने ए, इसको एक नेम दे दिया हमने बी। एट टर्मिनल ए करंट आई इज डिस्ट्रीब्यूटेड, सो I1 इज फ्लो इन दिस ब्रांच एंड I2 करंट इज फ्लोइंग इन दिस ब्रांच। अब I करंट आपकी I1 और I2 में क्या हो चुकी है? बढ़ चुकी है। यहां से I1 आएगी, यहां से I2 आएगी, तो बी टर्मिनल पर फिर से नेट करंट हमको कितनी मिलेगी? I। क्लियर है बात आपको? तो करंट यहां पर फ्लो हो रही है हमारी। ओके, जब हमारी करंट यहां पर फ्लो हो रही है तो इस सर्किट की नेट करंट कितनी? नेट करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस क्या हो जाएगी? I2 हो जाएगी। ओके, नेट करंट आपको I इक्वल टू I1 प्लस I2। और याद रहे करंट I जो यहां पर है वो डिफरेंट होगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी अलग अलग ब्रांचेस के अंदर, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वोल्टेज वो हमारा यहाँ पर क्या रहेगा? दोनों के लिए सेम। इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है तो इसका भी क्या होगा? V। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। इसको बना लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, इफ वोल्टेज अक्रॉस resistances be same, then individual current in R1 and R2। इंडिविजुअल करंट कितनी? तो V का जो करंट का जो फॉर्मूला हमारा है वो है V अपॉन R। तो पहले रेजिस्टेंस के लिए करंट I1 इक्वल टू V अपॉन R1 और दूसरे रेजिस्टेंस के लिए करंट I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए दोनों वैल्यू यहां रख देते हैं। सो बाय फर्स्ट I इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन
R2, V कॉमन ले लो यहाँ से, तो करंट I इज इक्वल टू V 1/R1 प्लस 1/R2 मिल जाएगा। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इन दोनों का मिलाकर एक रेजिस्टेंस हो जाए ना, दोनों का मिलाकर मान लो 2 रेजिस्टेंस लगा रखे अपन ने, ये पहला और यहाँ पर ये दूसरा। अब इन दोनों से मिलकर एक ही बन जाए तो इन दोनों का जो रेजिस्टेंस होगा वो इन अकेले के बराबर होगा, ये कहलाएगा हमारा इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस। सो इफ इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस जो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस है हमारा यहाँ पर, वो अगर आर ई हो जाए तो करंट आई इज इक्वल टू वी अपॉन क्या हो जाएगा, आर ई। ये वैल्यू यहां रखते हैं, सो वी अपॉन आर ई इज इक्वल टू वी इंटू 1/R1 प्लस 1/R2। वी से वी कैंसिल, ये आर ई बचा डिवाइड में, ऊपर तो कुछ बचा ही नहीं, तो 1/R ई इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लें, तो एलसीएम लेंगे हम तो ऊपर आ जाएगा R1 प्लस R2 और डिवाइड में आ जाएगा R1 इंटू R2। इसको सेपरेट कर लें, रेसिप्रोकल कर लें इसका, तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस आपको मिलेगा RE इज इक्वल टू R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। ये आपका इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। क्लियर है? ये था पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में यही फॉर्मूला R इक्विवेलेंस इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2। सीरीज में रेजिस्टेंस प्लस हो जाता है और पैरेलल में ये हो जाएगा आपका रिलेशन। क्लियर? चलिए तो अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं और आते हैं हम किरचॉफ्स वोल्टेज रूल और करंट डिस्ट्रीब्यूशन रूल पर। तो किरचॉफ ने किसी कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के लिए 2 रूल बनाए हैं, एक किरचॉफ करंट रूल और दूसरा किरचॉफ्स वोल्टेज रूल। दोनों ही पूछे गए हैं तो काफी इंपॉर्टेंट है ये बोर्ड एग्जाम्स के बेसिस पर। तो हम आते हैं पहले किरचॉफ्स फर्स्ट रूल पर। फर्स्ट रूल या इसको करंट रूल भी बोला जाता है। किरचॉफ्स फर्स्ट रूल या करंट रूल। ओके, क्या कहता है ये? तो ये कहता है द सम ऑफ द algebraic sum of all the current at the junction is 0। किसी जंक्शन पर नेट करंट, सारी करंट आने वाली जाने वाली सबको सम कर लें तो नेट सम उस इलेक्ट्रिक करंट का कितना आएगा, 0 आएगा। क्लियर है? कैसे? तो ये ऐसे, मान लो यहां से करंट आती है हमारी I1, ठीक है, और यहां से दूसरा करंट आता है I2, यहां से करंट जाता है कितना, I3, ओके, और यहां से करंट आता है I4 और यहां से करंट जाता है I5। तो इन सभी का नेट सम इस कॉमन पॉइंट को हम बोलते हैं जंक्शन। जंक्शन वो पॉइंट है जहां पर 2 से ज्यादा ब्रांच एक साथ मिल रही हो, मीटिंग पॉइंट ऑफ मोर देन 2 ब्रांचेस कॉल्ड जंक्शन। तो इस जंक्शन की बात चल रही है। इस जंक्शन पर करंट का नेट सम कितना है, 0। और वो कैसे पॉसिबल है? तो वो ऐसे पॉसिबल है, I1 का सम हम I2 से करेंगे, फिर हम इसको I3 से, I4 से और I5 से ऐड करेंगे, तो इन सब का नेट सम 0 हो जाएगा। और ये 0 कैसे हो पाएगा? तो 0 ऐसे हो पाएगा कि इस जंक्शन पर अगर आप बैठे हो तो आने वाली जो करंट है वो पॉजिटिव ले लो और जाने वाली क्या हो गई हमारी, नेगेटिव। कौन सी करंट जा रही है? यहाँ से I3 जा रही है, I5 जा रही है, तो दोनों क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो ये हो गया हमारा माइनस साइन और
इसके साथ भी हमने क्या लगा दिया, माइनस साइन। ओके, अब सॉल्व करते हैं आगे। तो I1 प्लस I2 माइनस I3 प्लस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू 0। इन दोनों माइनस वाली वैल्यू को RHS में ले आओ। सो I1 प्लस I2 प्लस I4 इज इक्वल टू I3 प्लस I5। मीन्स I1, I2 और I4 ये आने वाली करंट है और I3, I5 यहां से जाने वाली है। तो ये भी लिख सकते हैं आप, आने वाली करंट का नेट सम इज इक्वल टू जाने वाली नेट करंट। ये भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं। ये है किरचॉफ फर्स्ट रूल। ओके, सेकंड रूल को एक्सप्लेन करते हैं हम लोग, आते हैं वोल्टेज रूल पर। तो वोल्टेज रूल के लिए जगह तो हमारे पास यहाँ हमने छोड़ा ही नहीं, तो वोल्टेज रूल लेकर आते हैं। तो वोल्टेज रूल यहां से लेते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज रूल। इसके अकॉर्डिंग किसी क्लोज लूप की बात चलेगी। अगर कोई लूप क्लोज हो तो उसके अंदर आने वाला जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सबके अक्रॉस नेट पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा 0 रहेगा। सो द सम ऑफ all the potential difference in a closed loop remains constant या 0 और 0 मीन्स सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस डेल वी इज इक्वल टू 0। ये है किरचॉफ का सेकंड रूल। फोटो बनाते हैं इसके लिए। तो यहाँ हमने एक सेल लगा दिया, यहाँ एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, एक दूसरा सेल लगा दिया, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट कर दिया है और एक तीसरा रेजिस्टेंस हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। तो इस तरह से एक सर्किट हमारे पास है। इसका नेम दिया हमने ABCDEF। ये सेल है E1, ये सेल है E2, रेजिस्टेंस है R1, R2 और ये वाला हो गया R3। तो कोई भी दो क्लोज लूप ले लो आप, जैसे 3 क्लोज लूप दिख रहे होंगे आपको। एक है ABCDE, दूसरा है DCFED और तीसरा है ABFEA। जी 3 लूप है, तो कोई भी एक क्लोज लूप ले लो। सो इन लूप हम ले रहे हैं ABCDE, स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट सेम होना चाहिए और इसमें हम चलेंगे किसी एक डायरेक्शन में। ये लीजिए कोई भी एक डायरेक्शन आप पकड़ लो। ओके, तो देखो हम चल रहे हैं A से B की तरफ। तो A से B की तरफ जब जाओगे तो कंडक्टर को छोड़कर, कंडक्टर के अलावा जो आएंगे एलिमेंट उनका पोटेंशियल डिफरेंस लेना है आपको। तो पहला सेल आया, अब आप कहाँ जा रहे हैं, हाई से लो की तरफ, हाई लेवल से लो लेवल की तरफ। तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो ज्यादा, कम में से ज्यादा को माइनस करोगे आप। प्लस मतलब हाई लेवल, माइनस मतलब लो लेवल। तो लो में से हाई को माइनस करोगे तो आंसर आएगा माइनस में। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा पहले सेल का वो हमने ले लिया माइनस में। ठीक है, अब करंट आपकी यहाँ ऐसे फ्लो हो रही है, यहाँ से करंट ऐसे होगी, यहाँ करंट ऐसे जाएगी, इसमें ऐसे, यहाँ करंट माइनस की तरफ आएगी और ये इसमें भी क्या आएगी, माइनस की तरफ करंट आएगी। तो एक सिंगल ब्रांच की करंट हमेशा सेम रहती है। तो मान लो इसमें ABC वाली जो ब्रांच है ये, इसमें करंट आपकी I1 है, इसमें करंट जो जा रही है वो I2 है। तो यहाँ जो करंट आएगी वो I3 होगी और ये I3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, I2 प्लस I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। यहाँ की करंट I1 यहाँ पहुंची, I2 यहाँ पहुंची, ये I2, तो यहाँ जो जा रही है वो I3 करंट है, इन दोनों का सम के बराबर होगी। चल रहे हैं अपन A से B की तरफ जा रहे थे अपन, ये माइनस लिखा अपन ने। अब जैसे यहाँ पहुंचे करंट हमारे सामने पड़ गई, तो इधर का पोटेंशियल लो है, इधर का हाई है, हम लो से हाई की तरफ जा रहे हैं। तो हाई माइनस लो करेंगे तो आंसर क्या लगाएंगे हम यहाँ पर अच्छा करंट इधर है, ये लो पॉइंट है, ये हाई है, तो हाई माइनस लो करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा। तो यहां हमने लिखा -R1 इंटू
I1 इंटू R1, माइनस नहीं प्लस, कि करंट हमारे सामने पड़ रही है तो क्या होगा, पॉजिटिव। ओके, इधर गए तो पॉजिटिव, क्योंकि हम जा रहे हैं ए से बी की तरफ, तो लो लेवल से आप हाई लेवल की तरफ जा रहे हो। यहाँ पर इसके लिए ये लो लेवल है, ये हाई लेवल है, करंट इधर से आ रही है तो ये पॉजिटिव हो गया। फिर हम सी पर पहुंचे, कुछ रास्ते में नहीं आया, सी से हम चल रहे हैं डी की तरफ, तो करंट हमारे साथ साथ चल रही है, I2 करंट आ रही है, तो करंट जब साथ चल रही है तो ये हाई लेवल से, इस हाई लेवल से आप कहां जा रहे हैं, देखो ये हाई है, ये लेवल लो है, तो हाई से लो की तरफ जा रहे हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस जब आप निकालोगे लो माइनस हाई करोगे तो आंसर आएगा नेगेटिव। तो यहां पर हम लिखेंगे I2 इंटू R2, ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस इसके एंड का। अब यहां आ जाते हैं, हम लो से हाई की तरफ जा रहे हैं, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो फिर से ये अब पॉजिटिव हो जाएगा। ये क्या हो गया, E2 पहुंच गए डी पर, डी से ए पर पहुंच गए, कोई रास्ते में नहीं आया, इन सबका नेट सम 0 होगा। ठीक है, सो E2 माइनस E1 इज इक्वल टू I2 प्लस R2, इसको इधर ले गए हम और इस वाले को इधर लाएंगे तो माइनस I1 इंटू R1, दैट इज किरचॉफ्स वोल्टेज रूल। चलिए नेक्स्ट, इसका तो काम हमने कर लिया है वोल्टेज रूल का। अब कहीं पूछा है आपसे राइट एनी टू लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ पढ़ा है आपने, ओम्स लॉ के अंदर आपने पढ़ा है वोल्टेज और करंट दोनों ही एक दूसरे के डायरेक्ट क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे करंट बढ़ती जाएगी। अब उसकी दो लिमिटेशंस है हमारे पास, यहाँ हमको इतनी ही बात करनी है। तो पहला लिमिटेशंस है ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल नॉन ओमिक कंडक्टर, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये क्या है हमारे सेमीकंडक्टर, नॉन ओमिक होते हैं, वोल्टेज बढ़ाने से करंट अचानक से बढ़ जाती है, अचानक से ज्यादा हो जाती है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ा रहे हो, धीरे धीरे करंट बढ़ रही है, मतलब वोल्टेज के साथ साथ करंट का बढ़ना, ओमिक रेजिस्टेंस। और अगर अचानक से बढ़ जाए तो वो नॉन ओमिक कहलाते हैं। तो नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते आप, जैसे डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, सेमीकंडक्टर्स हो गए, इनमें आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते। फिर है नेक्स्ट, ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, कंडक्टर पर जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होना चाहिए तभी एप्लीकेबल होगा। इट फेल्स इफ टेम्परेचर चेंजेस, अगर लगातार टेम्परेचर बदल रहा है तो करंट की वैल्यू भी चेंज हो सकती है। ये सिर्फ कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए ही एप्लीकेबल होता है, तो नॉन ओमिक के लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकता, और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तभी अप्लाई हो सकता है, अदरवाइज नहीं। तो ये दो हमारी क्या हो गई, ओम्स लॉ की लिमिटेशंस, दोनों को आप अच्छे से रीड कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज मीन्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट, राइट इट्स यूनिट। सबने बड़ा बेसिक सा डेफिनेशन है, तो फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हमारे किसी कंडक्टर के अंदर एक्सप्लेन करते हैं कि वहां कुछ करंट फ्लो हो रही होगी। तो करंट की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए कंडक्टर। फॉर्मूला है I इज इक्वल टू क्यू बाय टी। ओके, और इसका यूनिट है वो है हमारा एम्पियर। 2 नंबर का क्वेश्चन, अच्छा इसको 3 नहीं 2 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, 2 मार्क्स का डेफिनेशन है। दूसरा आपसे पूछ रहे हैं वो व्हाट डू यू मीन बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ा होगा, ये आपके पास कोई कंडक्टर है और इसके 2 एंड के बीच बैटरी से हमने कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। तो जैसे इस कंडक्टर के अक्रॉस आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स है इस कंडक्टर के, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे। क्यों, क्योंकि प्लस से माइनस की तरफ क्या बन गई है, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही बना, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे और भागना शुरू कर देंगे हमारे कंडक्टर के पॉजिटिव एंड की तरफ या बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। ठीक है, अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इज इट क्लियर। तो जो एवरेज वेलोसिटी है इस कंडक्टर के अंदर इन इलेक्ट्रॉन्स की, उसी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हुए कहां जाएगा, आपका पॉजिटिव एंड की तरफ भाग कर जाएगा। सो द एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसका फॉर्मूला है हमारा VD इज इक्वल टू माइनस ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन
माइनस ई इंटू टाउ बाय एम, ये इसका फॉर्मूला है। ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, टाउ रिलैक्सेशन का टाइम है और एम मास ऑफ चार्ज है। डन। तो ये है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी, काफी इंपॉर्टेंट है दोनों ही क्वेश्चन हमारी आने वाली बोर्ड एग्जाम्स के लिए। चलिए नेक्स्ट है एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी के बीच हमको रिलेशन लाना है, मींस वीडी एंड जे, ये है करंट डेंसिटी, इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो इसके लिए हमको एक कंडक्टर लेना पड़ेगा। ये एक कंडक्टर हमने लिया, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए और इसका लेंथ है कितना एल। इसके दो एंड के बीच हमने बैटरी के दो टर्मिनल प्लस और माइनस एक स्विच के साथ कनेक्ट किया है। ओके, तो अब इसका वॉल्यूम कितना होगा? सो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर वो हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ। एरिया इंटू लेंथ कर लो, टोटल वॉल्यूम आपको मिल जाएगा इसके ऊपर। अब आपको नंबर ऑफ चार्ज भी यहां से कैलकुलेट करने पड़ेंगे कितने होंगे। सो वो हम टेकन करते हैं, इफ स्मॉल एन बी द नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ, देन टोटल चार्ज, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस इन ए कंडक्टर। अगर स्मॉल एन पर यूनिट लेंथ के चार्ज है तो टोटल चार्ज कितने होंगे? टोटल हो जाएंगे n इज इक्वल टू स्मॉल एन इंटू एल। ओके, ये होगी टोटल नंबर ऑफ चार्ज। अगर हम ये मान ले इफ ई बी चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई है देन नेट चार्ज कितना होगा? तो नेट चार्ज हो जाएगा हमारा यहां से Q इज इक्वल टू, एक इलेक्ट्रॉन का ई है तो इतने इलेक्ट्रॉन का कितना एन ई, और इसका कंडक्टर का वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम की बात चल रही है, नेट चार्ज ई विद द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन देन नेट चार्ज ऑफ कंडक्टर। ओके, तो यूनिट लेंथ पे इतने चार्ज थे, टोटल चार्ज इस वॉल्यूम पर कितने हो जाएंगे? इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो। तो साथ ही हाँ, कुछ हमने यहां पर वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर एरिया इनटू लेंथ हमारा हो गया है, टोटल नंबर ऑफ चार्ज NL है। तो चार्ज देखो, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E था तो होल वॉल्यूम ले लो इसका NeAl, ये हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ चार्ज ऑन दिस कंडक्टर। इसको बनाओ इक्वेशन फर्स्ट, इफ करंट इन कंडक्टर बी आई, देन जो करंट हमारी है वो हो जाएगी I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ओके, अब टी क्या है? टाइम। एक इलेक्ट्रॉन यहां से चलकर जब यहां पहुंचेगा तो उसे कितना टाइम लगेगा? तो यहां से यहां जाने का टाइम हमने टी कंसिडर कर लिया, और कितना चलना पड़ेगा उसको? एल लेंथ कवर करनी पड़ेगी। तो फॉर्मूला है वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो डिस्टेंस चलेगा एल और वेलोसिटी कितनी हो जाएगी उसकी v, और इसी को नेम दिया हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो t इक्वल टू क्या हो गया आपका? L बाय डी। सो हियर t इज इक्वल टू L बाय वी डी, देन I इज इक्वल टू Q का वैल्यू तो ये रहा NeA इंटू एल डिवाइड बाय टाइम। टाइम कितना है आपका? L बाय वी डी, L बाय वी डी, तो L से L कैंसिल, I इक्वल टू हो गया NeA वी डी। अभी डेंसिटी नहीं आई है, I और VD का रिलेशन आ चुका है। डेंसिटी लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा?
एरिया को कहाँ ले आओ आप, डिवाइड में, क्योंकि करंट डेंसिटी जो होता है हमारा वो होता है करंट पर यूनिट एरिया, इसको हम बोलते हैं करंट डेंसिटी। ओके, तो यहां से हम सीधा इधर ला रहे हैं, इधर आ जाओ आप। ओके, सो I बाय A इज इक्वल टू NE VD, I बाय A इज इक्वल टू करंट डेंसिटी, और ये हो गया NE VD, दैट इज द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, क्लियर है सभी को? चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक न्यूमेरिकल फिर से आता है 2020 में, a network of 443 ohm connected to 10 volt battery as shown in figure। अच्छा, फिगर तो हम बना लेते हैं। आपके पास 4 और 3 ओम के 3 रेजिस्टेंस है, तो 2 4 ओम हमारे यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, और इनके साथ 3 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में है। 4 ओम 3 ओम, इसको बैटरी के प्लस से और इसको बैटरी के माइनस से कनेक्ट कर लिया हमने, और इस तरह से बन गया हमारा सर्किट। ओके, तो इस तरह से कनेक्ट है। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर हमको गिवन है 10 वोल्ट, 10 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट है। सो कंप्यूट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड करंट ऑब्टेन फ्रॉम द बैटरी। इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस निकालना है और करंट निकालना है। तो पहले जाते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। सो आर इन पैरेलल, तो पैरेलल का फॉर्मूला है R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। सो R इन पैरेलल 4 इंटू 4 डिवाइड बाय 4 प्लस 4, इन दोनों को हमने पहले पैरेलल कंडीशन में सॉल्व कर लिया। सो R इन पैरेलल इज इक्वल टू 16 बाय 8, 8 से कैंसिल किया मिला 2। सो R इन पैरेलल इज इक्वल टू 2 ओम। अब इन दोनों से मिला के 2 ओम, और ये इसके साथ सीरीज में आ गया है ना, दोनों 4 का मिला के कितना आ गया, ये 2 ओम, और यहां लगा है कितना 3 ओम का रेजिस्टेंस। 2 और 3 क्या हो गए, सीरीज में। सो नेट इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 ओम। तो आर इक्विवेलेंस अपने को मिलेगा यहां से 5 ओम। ओके, मिल गया रेजिस्टेंस। अब फाइंड करनी है करंट। सो करंट इज इक्वल टू वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। सो करंट इज इक्वल टू वोल्टेज, वोल्टेज यहां पर गिवन है 10 वोल्ट, बाय रेजिस्टेंस हमको मिला है 5, 5 से कैंसिल कर लो, कितना आया ये 2। सो I इज इक्वल टू 2 एम्पियर। सिंपल। तो 2 एम्पियर के इलेक्ट्रिक करंट हमारी फ्लो हो रही सर्किट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी न्यूमेरिकल है। रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। हाँ, एक रेजिस्टेंस थर्मोमीटर है आपके पास जिसका रेजिस्टेंस 0 डिग्री पर 6 ओम है। ओके, कहां पर 0 डिग्री सेल्सियस रेजिस्टेंस है उसका R नॉट इज इक्वल टू 6 ओम, इनिशियल रेजिस्टेंस मान लेते हैं। 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे दिया उसने 800 डिग्री सेल्सियस, उस समय जो रेजिस्टेंस हमारा है 800 इज इक्वल टू 7 ओम। ओके, फिर है किसी अननोन टेम्परेचर पर, तो अननोन टेम्परेचर हमने थीटा मान लिया, उस अननोन टेम्परेचर पर जो 8 थीटा डिग्री सेल्सियस जो रेजिस्टेंस यहां पर है वो कितना है 8 ओम है। फाइंड द अननोन टेम्परेचर, तो आपको ये थीटा फाइंड करना है। तो बच्चों फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू R@T माइनस R@0 डिवाइड बाय R800 माइनस R80 इंटू 100। ये आपका फॉर्मूला है सीधा सीधा टेम्परेचर कैलकुलेट करने का। तो थीटा इज इक्वल टू R एट अननोन टेम्परेचर कहाँ है, ये रहा 8 ओम, 8 माइनस R0 कितना है 6 डिवाइड बाय R800 7 ओम, और R0 कितना है 6 ओम। रख दी सारे वैल्यू, मल्टीप्लाई कर लो किससे 100 से। तो थीटा इज इक्वल टू 8 माइनस 6 2 बाय 1 इंटू 100। सो थीटा इज इक्वल टू 200 डिग्री सेल्सियस। जो अननोन टेम्परेचर है वो है 200 डिग्री सेल्सियस। ओके, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है।
ये काम आ सकता है आपके। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम। राइट कंपैरिजन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। दो टॉपिक पर आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। एक तरफ हमारे पास रेजिस्टेंस है, इसको हम आर से डिनोट करते हैं, और दूसरी तरफ आपके पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, ओके, जिसको हम रो से डिनोट करते हैं, ये रो, ओके। तो कंपैरिजन करनी है अपने को तो सीधा सीधा। तो जो रेजिस्टेंस हमारा होता है, इट डिपेंड्स ऑन लेंथ, एरिया एंड, अच्छा कंपैरिजन करना है तो जो सिमिलरिटी है उसको छोड़ दें। टेम्परेचर से ये भी चेंज होता है, ये भी चेंज होता है, तो उसको छोड़ देंगे। तो रेजिस्टेंस जो हमारा आर है वो लेंथ और एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, मींस आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए। लेंथ एरिया बदलेगा, आर बदल जाएगा, बट जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन मटेरियल। इसको लेंथ एरिया से मतलब नहीं है। एक यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया का रेजिस्टेंस आर अलग हो सकता है, ठीक है। सॉरी आर, कैपिटल आर एक यूनिट लेंथ यूनिट एरिया के लिए कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन ये जैसे मटेरियल चेंज करोगे बदल जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल। एल्यूमिनियम के लिए 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर एरिया लेकर अगर आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ढूंढेंगे तो वो जो मिलेगा वही कॉपर के लिए उसी लेंथ और उसी एरिया पर डिफरेंट हो सकता है। तो ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है और ये लेंथ और एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो हम आ जाते हैं इसकी यूनिट पर। इट्स यूनिट इज ओम, और इसका जो यूनिट है वो है, इट्स यूनिट इज ओम मीटर, ओम मीटर। ठीक है, वैसे 3 नंबर का है तो कम से कम 3 डिफरेंस आपको गिवन करने पड़ेंगी। नंबर 3 डायमेंशनल फॉर्मूला ले लो। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा V अपॉन I की हेल्प से, R इक्वल टू V बाई आई। और वोल्टेज याद नहीं अगर आपको हो तो इसको आप लिख सकते हैं वर्क अपॉन चार्ज इंटू आई। इससे निकाल लो। वर्क का डायमेंशन mL2 T-2 डिवाइड बाय चार्ज के लिए AT और करंट के लिए A। सब पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा के रखें क्योंकि ये डायमेंशनल फॉर्मूले हैं। कुछ कैंसिल हो रहा हो देख लो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो डायमेंशन बनेगा, M तो अकेला ही है, L भी अकेला ही है तो L2 रहेगा। अब T यहाँ पर है, T ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, T हो गए -3 और एरिया इंटू एरिया ये हो जाएंगे A-2। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए क्या करेंगे हम, तो ये फॉर्मूला है रो इक्वल टू R इंटू A अपॉन L, ठीक है। तो जो R का डायमेंशन है वो रख के एरिया और लेंथ के ले लो। तो R का डायमेंशन आपके पास है mL2 T-3, mL2 T-3 A-2, ये R का हो गया, ओके। अब एरिया बाय क्या है, ये लेंथ, एक लेंथ बचेगी तो एक एल और बढ़ा लो इसके अंदर, तो इनटू क्या कर लो आप, एक एल और कर लो। सो mL3 T-3 A-2 ये इसका डायमेंशन होगा, मतलब ओम मीटर, एक लेंथ और बढ़ा लिया अपन ने। ये है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला और ये हो गया इनका कंपैरिजन, ओके। नेक्स्ट आते हैं हम, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट R1, R2 एंड R3 ये 3 रेजिस्टेंस आ गए हैं, कंबाइन किए हैं हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो ड्रॉ सर्किट डायग्राम एंड डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस। तो जो अपन ने अभी डबल के लिए किया था वो आप 3 रेजिस्टेंस के लिए कर लें। अब हमने कितने लगा दिए, 3 रेजिस्टेंस। थोड़ा डेरिवेशन हम नहीं करेंगे, जो हमने पहले कर लिया है उसमें एक रेजिस्टेंस और बढ़ा लें आप, बस इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये 3 रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट कर लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में, एक एंड से बैटरी का प्लस, दूसरे से माइनस और एक स्विच लगा दो, R1, R2 और R3, ठीक है। तो इक्विवेलेंस का जो रेजिस्टेंस हमको मिलेगा R इक्विवेलेंस इक्वल टू 1 बाय R1
प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अभी जो हमने डबल के लिए किया था वही आप 3 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और वो हमने फाइंड किया था यहाँ पर। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, दो रेजिस्टेंस के लिए आप तीसरा लगा दें, ये I3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ एक और बढ़ जाएगा V/R3, और रिलेशन में हमको ये ना मिलते हुए फाइनल रिलेशन हमको ये मिल जाएगा। ओके, ये वाला रिलेशन डन। तो आप ये वहीं से कर लें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो फिर से एक न्यूमेरिकल आ रहा है, कंपेयर द रेजिस्टेंस ऑफ टू बल्ब 50 वॉट और 20 वॉट। दो बल्ब का रेजिस्टेंस हमको कंपेयर करना है, 50 वोल्ट 20 वोल्ट के बल्ब है। पहले बल्ब की पावर 50 वॉट है और दूसरे बल्ब की पावर आपके पास है 20 वोल्ट। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने इसी क्वेश्चन को सॉल्व किया था। जो पावर है वो होता है वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। तो पहले बल्ब के लिए R1 इक्वल टू वी स्क्वायर बाय P1। सो R1 इज इक्वल टू वी स्क्वायर, वोल्टेज कितना है इनका सेम है, तो वोल्टेज को तो वी स्क्वायर है ना, तो और पावर हो गई इसकी 50। दूसरे बल्ब के लिए R2 इज इक्वल टू वोल्टेज सेम और पावर हो गई उसकी 20। दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। R1 बाय R2 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 50, पहले बल्ब की पावर और का रेजिस्टेंस R1, और इसके डिवाइड में हम इसको लिखेंगे, तो इसको उल्टा कर लो, वी स्क्वायर अपॉन बी बाय 20 बाय वी स्क्वायर। वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। सो R1 बाय R2 इज इक्वल टू 2/5, या R1 इज इक्वल टू 2/5 इंटू R2। दैट इज द रेजिस्टेंसेस ऑफ टू बल्ब्स। ओके, चलिए आज की लास्ट स्लाइड पे हम बढ़ते हैं। हाउ शुड द रेजिस्टेंस 2, 3, 6 ओम बी कनेक्टेड सो दैट इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस 4 ओम। इन तीनों को हम कैसे कनेक्ट करें कि इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस 4 मिल जाए। आल्सो ड्रॉ द डायग्राम फॉर द कॉम्बिनेशन। अब आपको सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों को मिक्स फॉर्म में इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिए तीन रेजिस्टेंस है आपके पास, R1, R2, R3। ओके, 2, 3, 6 ओम वाले, और इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस आपको लाना है कितना, 4 ओम। अगर हम इनको सीरीज में लगाएं तो 2 + 3 + 6 इक्वल टू 11 ओम हो जाए, जो कि हमको नहीं चाहिए। अगर आप पैरेलल लगाएं तो 1/2 + 1/3 + 1/6, एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। 2 से डिवाइड किया 3, 3 × 1 3 + 2 + 1 कितना आएगा, 5 और 6, ये आ गया 1 ओम, और ये भी आपको नहीं चाहिए। तो ना आप सीरीज लगा पाएंगे और ना आप पैरेलल लगा सकते हैं। तो क्या करेंगे, मिक्स, सोचो मिक्स करते हैं इनको। तो मिक्स करते हैं तो हम क्या करें, किसी एक रेजिस्टेंस को सीरीज में रखो और अगले दो को क्या कर लो, पैरेलल कर लेते हैं। मान लो ये 2 ओम है, ये 3 है, ये 6 है। अब दो पैरेलल और एक क्या हो गया, सीरीज। चलते हैं इस पे। तो पहले पैरेलल का फॉर्मूला लगाकर ये इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो पैरेलल का फॉर्मूला है R इक्विवेलेंस इक्वल टू R1 × R2 बाय R1 + R2। लगा दो, 3 × 6 बाय 3 + 6। सो R इक्विवेलेंस इक्वल टू 18/9, 9 से काट दो कितना आ गया, 2। सो R इन पैरेलल तो हमको मिल जाता है 2 ओम। अब इन दोनों से मिला 2 ओम और एक 2 ओम यहां पर रखा है, तो इसका इक्विवेलेंस ये हो जाएगा, ये है 2 ओम रेजिस्टेंस और ये भी कितना है, 2 ओम। सो R इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस जो हमें मिला, ये 2 + 2 हम करेंगे तो इक्विवेलेंस का रेजिस्टेंस आ गया है कितना, 4 ओम। ओके, तो ये रहा इसका सर्किट डायग्राम। ओके, आप चाहे तो बैटरी लगा दें, ये प्लस ये माइनस, स्विच लगा दो एक और कनेक्ट कर दो दूसरे एंड से। ये सर्किट डायग्राम और ये आ गया हमारा इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस, ठीक है ना। अगर आप सोचो कि 2 और 3 को पैरेलल कर लें और इसको सीरीज में रखें तो हो सकता है ना मिले आंसर, या मिल भी जाए। एक बार सॉल्व करके आप देख लें, वैसे नहीं मिलेगा। ये 2 पैरेलल और ये
इसको सीरीज रखोगे तो आपको इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस 4 ओम मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये थे 2018 से लेकर 2025 तक के सारे क्वेश्चंस करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, और सारे ही हमने एक ही लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप इतने क्वेश्चंस भी कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम के अंदर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी का हर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते रहें और पूरे लेक्चर को अच्छे से आप वॉच जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल दी वेरी बेस्ट।